सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम जॉन लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक क्या है उनका संविदा सिद्धांत, या जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत हम कहते हैं। राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग दृष्टिकोण विद्यमान है, उसी में एक जो प्रमुख दृष्टिकोण माना जाता है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके मानने वाले जो विचारक हैं हॉब्स, जॉन लॉक व रूसो का नाम उसमें आया जाता है। तो उसमें से जो एक जॉन लॉक है, क्या है उनका संविदा सिद्धांत और किस प्रकार हॉब्स के जो विचारधारा है मानव स्वभाव संबंधी, प्राकृतिक अवस्था संबंधी, उससे ये किस प्रकार भिन्न है। तो BA तृतीय वर्ष में जो पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारक है, उसी के अंतर्गत आज हम जॉन लॉक और उनका संविदा सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जॉन लॉक, उदारवाद की आत्मा। जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान दिया है। इन्होंने उदारवाद की नवीन धारा का प्रतिनिधित्व किया और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन उन्होंने माना है। जो पुरातन उदारवाद है, जिसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन, टॉमस पेन के द्वारा किया गया, वो राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई ही मानता है और उसे केवल एक प्रहरी के रूप में वो स्वीकार करता है। कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में है। लेकिन जॉन जो लॉक हैं वो उदारवाद की नवीन धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन इन्होंने माना है। लॉक इस बात के पक्ष में है कि शासन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानना चाहिए। लॉक की बात करें उनके जीवन परिचय की, तो उनका जन्म प्यूरिटन संप्रदाय के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 1632 में हुआ और उच्च शिक्षा उनकी ऑक्सफोर्ड से हुई और वहीं शिक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन उन्हें जो शिक्षक का जो जॉब था वो ज़्यादा रुचिकर नहीं लगा। उनकी डॉक्टर बनने में बड़ी इच्छा थी और उन्होंने डॉक्टरी सीखना प्रारंभ कर दिया और आगे चल कर के वो 15 वर्ष तक निजी चिकित्सक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। तो शिक्षक का पद त्याग करके डॉक्टरी सीखी उन्होंने और उसके बाद में वो डॉक्टर ही बन के रह गए। तो यह है उनका संक्षिप्त में जो जीवन परिचय है। ये वो काल था जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में जॉन लॉक ने अपना जो उनकी कृतियों की बात करें, रचनाएं जो है, वो एक रचना उनकी शासन पर 2 लेख जो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट वो प्रकाशित हुई और उसमें उन्होंने क्रांति का समर्थन किया। तो ये वो ऐसी क्रांति थी जिसके अंदर जो बिल ऑफ राइट्स वहाँ पे प्रस्तुत किए गए थे ब्रिटेन में, सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ऐसा हस्तांतरण जो दुनिया में अद्वितीय माना जाता है, जिसमें रक्तपात नहीं होते हुए भी सत्ता का हस्तांतरण होता है। तो उनकी रचनाएं देखें तो शासन पर 2 निबंध जिसमें उन्होंने गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये 50 वर्ष की अवस्था जब हो गई थी उनकी तब प्रकाशित हुई। और उसके साथ साथ में ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो मनुष्य का जो व्यवहार है, समझ है, उस पे उनकी दूसरी पुस्तक, और साथ साथ में सहिष्णुता पर बल देते हुए उनके लेटर आए हैं, लेटर ऑन टॉलरेशन, और वो एक नहीं बल्कि 4 लेटर उनके प्रकाशित हुए सहिष्णुता पर बल देते हुए। लेटर ऑन टॉलरेशन 1, 2 और 3, और चौथा जो लेसन है वो पत्र है वो उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित होता है। तो ये इस प्रकार ये रचनाएं हैं और परीक्षाओं में अक्सर जो छोटा प्रश्न आता है उसमें उनकी रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। तो शासन पर 2 निबंध और लेटर ऑन टॉलरेशन, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये उनकी रचनाएं।
बात करें संविदा सिद्धांत की, तो वो जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके लिए जॉन लॉक जाने जाते हैं। लॉक, हॉब्स और रूसो तीनों ही ऐसे विचारक हैं जिनका बड़े फ़ख्र से नाम लिया जाता है। संविदावादी विचारक इन्हें माना जाता है। तो किस प्रकार उन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया और क्या है उनकी सोच, देखते हैं। संविदा सिद्धांत, मानव स्वभाव। सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में उनकी क्या सोच है। जहाँ एक तरफ हॉब्स के बारे में आपने पढ़ा है, पहले की वीडियो में आया है कि हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित मानता है। वहीं जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने मनुष्य को सहयोगी और सामाजिक माना है। उनके अनुसार मानव स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये भी छोटे प्रश्न में आता है कि जॉन लॉक के अनुसार मानव स्वभाव की कैसा मानता है जॉन लॉक, या होब्स की विचारधारा से किस प्रकार अलग है। तो होब्स जहाँ मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित मानते हैं, और वहीं जॉन लॉक प्रेम, दया और सद्भावना और सहयोग की भावना मनुष्य में देखते हैं। तो ये जो दोनों के अंदर अंतर है, ऐसा माना जाता है कि जॉन लॉक पर उनके पिता के स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई जो है उनके हृदय में ऐसी भावना उनमें पैदा कर दी। उन पर उनके पिता के व्यवहार और मित्रों की अच्छाइयों ने ये प्रभाव उत्पन्न किए हैं। तो मानव स्वभाव संबंधी जो दोनों की धारणा है उसमें हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। बात करें प्राकृतिक अवस्था की, तो प्राकृतिक अवस्था जब प्रकृति के द्वारा ही स्वयं प्रदत्त अवस्था थी, उसमें मनुष्य कैसे रहता था। जॉन लॉक का मनुष्य, तो उसमें भी उसी से जुड़ी हुई हमें बातें दिखाई देती है कि मनुष्य के बारे में जब इनकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी, सहयोगी मानते हैं, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को इन्होंने विवेकशील माना है। जॉन लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया से पूर्ण प्राणी है, इसलिए उनकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक की प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर के, जहाँ होब्स वाले में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष की अवस्था में था, तो वहीं ये उससे अलग है। प्रत्येक की प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की व्यवस्था उन्होंने माना है कि प्राकृतिक अवस्था में भी ऐसा एक दूसरे के साथ में वो शांति से रहते थे, सहयोग करते थे, समानता का व्यवहार करते थे और स्वतंत्रता की सोच वो रखते थे। इसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त था और व्यवस्था भी उनके लिए मौजूद थी। अगर हमसे ये पूछे जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, तो होब्स जहाँ एक ही अधिकार की बात करता है वो है जीवन जीने का अधिकार। वो कहता है कि जीवन के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहीं जॉन लॉक जो है वो 3 अधिकारों की बात करते हैं। प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार प्राकृतिक अवस्था में देते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है, किस लिहाज से देखें हम तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात तो हर किसी संविधान में अधिकारों के अंदर की जाती है, लेकिन संपत्ति को अधिकार का दर्जा देने वाला जॉन लॉक जो है वो प्रथम व्यक्ति है और इसीलिए इन्हें उदारवादी सोच के व्यक्ति माना जाता है। उदारवाद के इनको जनक कहा जाता है और व्यक्तिवाद का जनक भी इनको हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के लिए उन्होंने कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो प्राकृतिक रूप से अधिकार है, तो उससे हम वंचित व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों के साथ साथ व्यवस्था भी विद्यमान थी, और वह है व्यवस्था क्या थी? विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था। लॉक के अनुसार विवेक को काम में लाने वाली संपूर्ण मानवता को ये सिखाता है, क्योंकि सब मनुष्य समान तथा विवेकशील है, अतः किसी को भी दूसरे की स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो व्यवस्था विद्यमान है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी क्या है कि सभी अपने विवेक से काम लें। लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित है, और वो नियम क्या उन्होंने बनाया है कि तुम दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो।
तो हम दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही हमें उनसे रिप्लाई पाएंगे। तो तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो, व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। तो अगर हम दूसरों के साथ में अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी हमारे प्रति वो सही सोचेगा। तो ये उन्होंने कहा कि ये नियम विद्यमान था और इस नियम की वजह से वहाँ अव्यवस्था नहीं थी। लोक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की इसी प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते तथा उचित अनुचित, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते हैं। तो यह प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है। तो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण युग की अवस्था माना है। कारण क्या था? क्योंकि वो विवेकशील मनुष्य की कल्पना करता है और कहता है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और इस नियम पर आधारित था वो व्यवहार कि तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। तो ये सोच थी उस समय विद्यमान। अब चूँकि कुछ कमियां उसमें रही होगी प्राकृतिक अवस्था में और इसी वजह से एक समझौता उन्हें करना पड़ा। तो सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था क्या कारण रहे? देखिए, प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी परंतु उसमें कुछ असुविधाएं भी थी, अवस्था की कुछ कमियां भी थी जो इस प्रकार। तो प्राकृतिक अवस्था में कौन कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी जिसकी वजह से सामाजिक समझौता करना पड़ा? तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो स्वर्णिम अवस्था है और दूसरी तरफ स्वर्ण युग की जो अवस्था कही की, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उसमें कुछ असुविधाएं थी, कुछ कमियां थी जिसके लिए लोगों को समझौता करना पड़ा और राज्य का अस्तित्व आता है। प्रथम जो कमी बताते हैं वो इसमें कुछ सुनिश्चित प्रकट एवं सर्वमान्य नियम नहीं है। तो सुनिश्चित प्रकट और सर्वमान्य नियमों का उसमें अभाव था जिनके आधार पर उचित अनुचित का निर्णय हो सके। तो सही क्या है और गलत क्या है ये जो डिसीजन लेना है उसके लिए प्रकट और सर्वमान्य नियम उसमें विद्यमान नहीं थे, इसलिए जरूरत पड़ी राज्य नामक संस्था की बनाने की। दूसरा, इसमें कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक भी नहीं है। तो नियम भी नहीं था और निर्णायक भी नहीं था जो ये बता सके कि ये जो कार्य किया गया है वो सही है अथवा गलत है। और तीसरा, निर्णयों को क्रियान्वित कर सकने वाली शक्ति का अभाव था। तो कौन लोग हैं जो उस कानून को लागू कराएंगे? जो डिसीजन लिया गया है, प्रथम तो कोई नियम था ही नहीं, दूसरा वो नियम को बताने वाला नहीं था और तीसरा उस नियम को लागू करने का जो संस्था थी उसका भी अभाव था। तो तीनों ही बातें यहाँ पे आ जाती हैं। इसी कारण व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौते के आधार पर राज्य नामक संस्था की स्थापना करता है। तो कोई हमसे ये पूछ ले कि जब एक तरफ जॉन लोक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है तो क्यों जरूरत पड़ जाती है उनको सामाजिक समझौता करने की? तो वहाँ पे आप ये तीन कारण बता सकते हो कि सर्वमान्य नियम नहीं था और नियमों का निर्णायक नहीं था और उनको लागू करने वाली शक्ति का अभाव था। तो ये तीन कारण थे जिनकी वजह से मनुष्य को समझौता करना पड़ा। अब समझौते कितने किए जाते हैं वो भी इसमें और होब्स वाली विचारधारा में अंतर दिखता है। होब्स एक ही समझौते की बात करता है जबकि जॉन लोक जो है वो दो समझौते की बात करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। इसमें मनुष्य दो प्रकार के समझौते करते हैं। पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज की स्थापना की गई। इसमें मनुष्य ये सुनिश्चित करते हैं कि वह अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं और परिणाम स्वरूप अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा जिसे वह मनुष्य के व्यक्तित्व और समाज के हित के लिए उपयोगी समझेगा। तो दो प्रकार के समझौते होंगे। जो पहला समझौता है वो सभी व्यक्ति आपस में करेंगे और अपनी सारी शक्तियाँ जो है वो एक संस्था को सौंप देंगे और उस संस्था को कहा गया है समाज। तो एक ही संस्था में सारी जो है सब अधिकार जो है उसमें निहित वो कर देते हैं। और दूसरा समझौता वह है जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक करते हैं, जो राजा से किया जाता है तथा जिसके द्वारा राज्य संस्था की और सरकार की उत्पत्ति होती है। यह समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य है, राजा और प्रजा के मध्य, शासक और शासितों के मध्य है, जिससे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। तो पहले समझौते के अंदर राज्य या समाज नामक संस्था की स्थापना होती है और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अपने सारे जो अधिकार हैं वो सरकार को सौंप दिए जाते हैं और उसे कानून बनाने, व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन ये भी
असीमित अधिकार नहीं है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि जो शासक है वो निरंकुश हो जाएगा। व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश जरूर लेते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध अगर शासक जो है समझौते की शर्तों का अगर उल्लंघन करे और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करे तो मनुष्य को अधिकार होगा कि वे उस व्यक्ति समूह से राज शक्ति छीन ले। तो यहाँ पे व्यक्तियों के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। विशेषताओं की बात करें, क्या विशेषताएं हैं लोक के सामाजिक समझौते की विशेषताएं? प्रथम, जॉन लॉक के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार के समझौते होते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। पहला, जिसमें एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई, और दूसरा जिसमें शासक व शासितों के मध्य शर्तें निर्धारित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। दूसरा, समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों द्वारा प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया जाता है। तो प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार थे उनका त्याग हो जाता है, किंतु यह त्याग इन शर्तों पर किया जाता है कि समाज उनकी सुरक्षा सामूहिक रूप से और सामूहिक हेतु का ध्यान रखते हुए करेगा। तो अपनी सुरक्षा को वो कायम रखने के लिए उन सभी अधिकारों का त्याग करते हैं जो उनको प्राकृतिक अवस्था में दिया गया था। तीसरा, जॉन लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है। जिस प्रकार होब्स ने शासक को समझौते का पक्ष नहीं माना है, उन्होंने कहा है कि वो निरंकुश हो सकता है, सब प्रजा ने मिलकर के उसे शासक चुना है और उसमें वो समझौते में शामिल नहीं है। लेकिन जॉन लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, उसके लिए भी समझौते का पालन आवश्यक है। इस प्रकार जॉन लॉक एक मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में, तो दोनों में यह अंतर यहाँ पे दिखलाई देता है। चौथा, यदि सरकार निश्चित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में कार्य न करे तो जनता को उसे पद से हटाने का भी अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पे जनता को यह भी अधिकार है कि अगर उन शर्तों का वो पालन नहीं करता है प्रभु सत्ताधारी, तो उसको वो पद से भी हटा सकता है। तो ये थी जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। और क्या है जॉन लॉक का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत, किस प्रकार वो मानव स्वभाव को उसमें मानता है और प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार की मनुष्य के व्यवहार की वो कल्पना करते हैं। तो जॉन लॉक और उनका संविदा सिद्धांत। धन्यवाद।